हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन थ्रिलर स्टोरी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लरीसा नाम की लड़की जो मॉस्को से पढ़कर अपने देश वापस आ गई है, लेकिन वो घर जाने के बजाय अपने बॉयफ्रेंड मार्टिन के घर चली जाती है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि अगर उसके घर वालों को पता लग गया कि वो फेल हो गई तो वो लोग उसे बहुत डांटेंगे। अब दोनों ही मार्टिन के घर की टेरेस पर जाते हैं, जहाँ वो कुछ बातें करते हैं। जिस बीच मार्टिन नीचे कुछ काम के लिए जाता है, तभी हम देखते हैं कि लरीसा छत की दीवार पर खड़ी हो जाती है, पर मार्टिन आकर उसको बचा लेता है, वरना आज वो उसकी कहानी तो यहीं ख़त्म हो जाती। वो उसे बहुत सुनाता है कि ज़िंदगी का वसूल है कि आगे बढ़ते रहना, पास फेल होना लगा रहता है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को मंजिल मिल जाए, कुछ लोग हमेशा सफ़र में ही रहते हैं। उसके घर छोड़ देता है, जहाँ वो अपनी माँ को सब कुछ बता देती है, तो वो भी उसे समझाती है कि तुमने कोशिश की, बस यही काफ़ी है, बाकी जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वो तुम्हें मिल ही जाएगा। इसके बाद वो उन्हें मार्टिन के बारे में भी बता देती है, जो सुनकर वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहती, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा यकीन है कि वो लड़का अच्छा ही होगा। पर वहीं मार्टिन के घर वाले राज़ी नहीं हो रहे थे। उनका कहना था कि वो खुद लड़की पसंद करेंगे, पर यह चीज़ मार्टिन को पसंद नहीं आती और इसीलिए दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और फिर एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर एक दिन लरीसा की फैमिली भी आती है, क्योंकि वो लोग बहुत खुश थे इस शादी से। उन्हें मार्टिन काफ़ी पसंद आया था। इसके बाद ये दोनों ही अपनी लाइफ में सेटल हो जाते और फिर कुछ महीने के बाद अपने हनीमून के लिए निकल जाते। चाइना बॉर्डर के पास एक छोटे से शहर को घूमने जा रहे थे। इन्हें एक फ़्लाइट पकड़नी है, जिसके लिए दोनों ही एयरपोर्ट पहुँचते हैं, देन अपनी फ़्लाइट पर चढ़ जाते हैं और एक एक करके सभी लोग धीरे धीरे उस प्लेन में चढ़ना शुरू कर देते हैं। अपने अपने सीट बेल्ट बांध लेते हैं, लेकिन लरीसा मार्टिन का हाथ पकड़ लेती है और फिर वो प्लेन उड़ान भरता है। सब कुछ सही चल रहा था, पर कुछ घंटों बाद एक मुसीबत आ जाती है। सभी की आंख खुल जाती है। शायद इनके प्लेन के ऊपर से कोई फाइटर जेट निकला है और उस प्लेन का इनकी विंग से टक्कर हो गई है, जिससे कुछ ही देर बाद प्लेन का एक हिस्सा पूरा टूटकर बाहर गिर जाता है और इसके कारण इतने जो भी लोग उस साइड में बैठे हुए थे, सभी एक एक करके नीचे गिरने लगते हैं। पूरा प्लेन तेजी से नीचे किसी गोली की तरह गिर रहा था, जिसके चलते और कुछ हिस्से प्लेन के और भी टूट जाते हैं और यहाँ लरीसा का बेल्ट ना लगाने के कारण वो भी नीचे लटक जाती है। पर मार्टिन उसका हाथ पकड़े रखता है और ऊपर खींचता है, पर तभी उसकी सीट उखड़ जाती है और वहां से एक ही झटके में वो गायब हो जाता है। लरीसा के पास इतना भी समय नहीं था कि वो ये सोच सके कि वो कहाँ गया, क्योंकि अभी वो खुद लटकी हुई है। इसीलिए वो खुद को जैसे तैसे ऊपर लेकर आती है, पर लेकिन जिस हिस्से को उसने पकड़ा हुआ था वो भी टूटने लगा था। इसीलिए तुरंत ही वो उसे छोड़कर एक सीट को पकड़ लेती है और उस पर जाकर खुद को बेल्ट से सेव कर लेती है। लेकिन अब प्लेन जमीन से कुछ ही ऊपर था। देन बूम, एक जोरदार टक्कर होती है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। कॉकपिट वहां से बहुत दूर जाकर गिरता है, बस प्लेन की टेल यानी कि पीछे वाला हिस्सा जंगल के बीचों बीच गिरता है। 2.5 घंटे बाद जब लरीसा को होश आता है, जब उसकी आंख खुलती है, तो अपने आसपास के मंजर को देखकर वो हैरान थी। वो देखती है कि उसके पैर में एक रॉड घुस गई है, जो पूरी आर पार हो चुकी है। उसको बाहर निकालना ही होगा, तभी वो यहाँ से कहीं दूर खिसक सकेगी, लेकिन किसी भी जिंदा हालत इंसान का ये करना बहुत दर्दनाक है। वो रॉड उसकी हड्डी को तोड़कर निकल गई थी, इसीलिए लरीसा अपने मुंह पर कपड़ा दबाकर उसको जैसे तैसे करके खींचकर बाहर निकालती है। लेकिन उसमें इतना ज़्यादा उसे दर्द होता है कि वो रोना शुरू कर देती है, पर उसे हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि अभी तो न जाने क्या क्या मुसीबतें आने वाली हैं। इसीलिए वो जो खून बह रहा था उस पर एक पट्टी बांध देती है। देन थोड़ा सा मुड़ती है और अपने पीछे देखती है, जहाँ पर सिर्फ लाशें ही लाशें। अब यहाँ से सीन कट होकर पहुँचता है रशिया में, जहाँ पर एक बड़े ऑफिसर को देखते हैं, जो कि काजी नाम के दूसरे ऑफिसर को कॉल करके इन्फॉर्म करता है कि हमारा एक प्लेन एक पैसेंजर प्लेन के साथ टकरा गया। पर यह बात बाहर नहीं फैलनी चाहिए, सबको यही लगना चाहिए कि ये सब एक छोटा सा हादसा था, इसीलिए जाकर सभी को ये बता दो। काजी अपने काम में तुरंत ही लग जाता और बीच पर जाकर सबसे पहले उन पैसेंजर के नाम और एड्रेस निकालता है। देन उन्हें एक टेलीग्राम देता है और बताता है कि उनकी फैमिली मेंबर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। और ऐसे ही फैक्स मार्लिना की माँ को भी मिलता है, जिसे वो देखकर थोड़ी हैरान होती है, क्योंकि उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है अचानक से, अभी कल शाम में ही वो तो टेक ऑफ हुए थे। उधर काजी एक हेलीकॉप्टर से उस एरिया में जाता है, जहाँ पर उन्हें आशंका है कि प्लेन का मलबा यहीं पर बिखरा होगा या फिर वो वहीं क्रैश होगा। वो पायलट से कहता है कि तुम्हें हेलीकॉप्टर को नीचे नहीं उतारना है, बस तुम्हें जहां भी कोई मलबा दिखे वहां मैप पर टिक लगा देना है। इस बीच हम जंगलों में लरीसा को देखते हैं, जो कि सो रही थी, पर हेलीकॉप्टर की आवाज को सुनकर वो जाग जाती है और बाहर आकर एक कपड़े से इशारा करने लगती है।
वो पायलट भी उसे देख लेता है, पर काजी कहता है कि तुम्हें लैंड नहीं करना है, हो सकता है कि वो कोई लोकल हो, तुम्हें जो बोला है मैंने बस वही करो। इसीलिए वो लोग आगे बढ़ जाते हैं और नीचे बेचारी लरीसा यही सोचकर मायूस हो जाती है कि शायद उन्होंने उसे देखा ही नहीं होगा। इसके बाद हम एक सर्च टीम को देखते हैं जो उस मलबे को ज़मीन पर ढूंढ रही है, क्योंकि वो पूरे 3 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। उन्हें वहाँ बहुत से लोगों की लाशें भी मिलती है जिन्हें वो इकट्ठा करके दफना देते हैं, और इसको देखने के लिए वहाँ पर काजी भी पहुँचता है। वहाँ शहर में लरीसा की मॉम एयरपोर्ट पर पहुँचती हैं उस टेलीग्राम के बारे में पूछने के लिए, लेकिन उन्हें कुछ पता ही नहीं होता वो किस बारे में बात कर रही हैं। यहाँ की वो एयरपोर्ट वाले तो झूठ कह देते हैं कि जिस फ्लाइट के बारे में वो बात कर रही है वो तो कब का लैंड हो चुकी है, लेकिन उसकी माँ को अभी भी यकीन नहीं था। वो 1-2 जगह और बात करने के लिए जाती है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। वहीं जंगल में अब लरीसा को पता चल चुका है कि कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आने वाला, और इसीलिए उसे खुद ही आगे बढ़ना होगा। वो चल नहीं पा रही थी, इसीलिए उसे खुद के सहारे के लिए एक लकड़ी की छड़ी बना ली। उसी को पकड़कर वापस उसी प्लेन के टुकड़े में जाती है, पर तभी उसे वहाँ एक टाइगर दिख जाता है जो कि एक लड़की की लाश को घसीट कर ले जा रहा था, जो देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। पहले से ही वो चोटिल है, ऊपर से ये टाइगर, और वहीं छुप जाती है। हालांकि वो टाइगर उसे देख लेता है, पर उसका पेट भरा था, इसीलिए वो उसकी ओर आने के बजाय साइड से चला जाता है, जो देखकर वो थोड़ा चैन की सांस लेती है। अब लरीसा वहीं कुछ देर बैठ जाती है और अपने पैर के घाव को देखती है जो धीरे धीरे खराब होने लगा है, इसीलिए वो उसके ऊपर और टाइट से कपड़ा बांध देती है। देन वो एक पिन को निकालती है जो कि साइड पड़े प्लेन के टायर से निकाला था उसने, जिसकी मदद से वो किस साइड है उसे पता लग सके। टेक ऑफ के पहले अब मार्टिन ने उसे बताया था कि वो लोग चाइना बॉर्डर के पास ही लैंड करेंगे, मे बी यहाँ कहीं आसपास ही चाइनीज़ आर्मी हो, उसकी मदद कर दे, और इसीलिए वो उसके हिसाब से वेस्ट की ओर बढ़ना शुरू करती है। और उससे पहले वो पास में ही कुछ पानी को इकट्ठा कर लेती है और फिर उसी छड़ी को पकड़कर आगे की ओर चलना शुरू करती है। उसे नहीं पता कि आगे जाकर उसको मंजिल कहाँ मिलेगी, पर जैसे कि उसकी मॉम ने कहा था कि कोशिश करते रहना, यहाँ वो वही कर रही है। इस दौरान वो जाकर एक दलदल में गिर जाती है और चोट लगने के कारण उसके अंदर अब इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुद को बाहर निकाल सके, लेकिन वो फिर भी वहां लगे एक पेड़ की जड़ को पकड़ती है और पूरी जान से कोशिश करती है, जिससे वो बाहर आने में सफल हो जाती है। लेकिन अब उसके पैरों में जरा से भी हिम्मत नहीं बची। जो जख्म था उस पर जितना पानी पड़ रहा था वो और ज्यादा दर्द दे रहा था। उधर दूसरी ओर काजी जाकर एयर कंट्रोल वालों से मिलता है और उन पर इस हादसे का इल्जाम डालने की कोशिश करता है, क्योंकि उस बड़े ऑफिसर ने कहा था कि किसी को पकड़कर उन्हें दोषी करार देना, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि हमें तो किसी ने बताया नहीं कि वो फाइटर जेट कहाँ से उड़ने वाला है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, अगर हमें पता होता तो हम ध्यान देते। काजी के पास भी कुछ बोलने को नहीं था, इसीलिए वहाँ से पायलट से मिलने जाता है जिसके साथी का जेट उस प्लेन से टकराया था। वो भी वही बात कहता है कि हमें किसी ने कोई सिग्नल नहीं दिया, वो प्लेन वहाँ से उड़ने वाला है। आखिरी समय पर हमें फ्लैश लाइट दिखी और मैंने तो सही समय पर अपने जेट को साइड कर लिया, लेकिन मेरा साथी नहीं कर पाया और वो जाकर टकरा गया, जिसके चलते उसकी वहीं मौत हो गई। वहाँ जंगल में लरीसा खुद की हकीकत से लड़ रही है। उसे ये कहानी न जाने किस मोड़ पर जाकर ख़त्म होगी, पर अब उसे खुद पर तरस आने लगा है। इसी उम्मीद में वो बस चले जा रही है कि कहीं ना कहीं जाकर उसे कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा। पर कुछ दूर जाने पर उसके सामने वो टाइगर फिर आ जाता है और इस बारी वो उसे जिंदा जाने तो नहीं देगा, इसीलिए वो उसका पीछा करना शुरू करता है। इधर लरीसा भी भागती है और सिर्फ एक ही पैर से, क्योंकि दूसरा पैर उसका जख्मी है। और यहाँ लरीसा भी अपनी जान लगाकर भागना शुरू करती है और जाकर एक खाई में गिरती है, जिससे उसकी पीठ पर एक तेज चोट लगती है और इससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो देखती है कि वो टाइगर ऊपर ही है, उसे ही देख रहा है। इसीलिए वो बिना कोई हरकत किए वहीं कॉर्नर में तब तक छुपी रहती है जब तक वो वहां से चला नहीं जाता। उसके जाने के बाद वो ऊपर आती है और फिर वहां से आगे की ओर जाती है। इस बीच उसको एक पैसेंजर का बैग मिलता है जो कि वहीं पर खुला पड़ा था। उसके अंदर उसे कुछ खाने पीने का सामान मिल जाता है, जिसे वो रात को वहीं जलाकर खाती है, जिसको वो रात में वहीं आग जलाकर खाती है। पर वो मार्टिन और अपने परिवार को बहुत मिस कर रही थी। न जाने वो लोग कहाँ होंगे, क्या सोच रहे होंगे, क्या वो जिंदा बचेगी या नहीं। इसी उम्मीद में उसकी सुबह हो जाती है और वो एक खड़ी चट्टान की चढ़ाई करके ऊपर पहुंच जाती है, जहां से वो देखती है कि नीचे से एक नदी बह रही है। उसी के साइड में उसको प्लेन के आगे का हिस्सा दिखता है, यानी कि कॉकपिट। शायद उसके अंदर उसे कुछ मिल जाए। इसी उम्मीद में वो फिर से नीचे उतरती है और उस नदी के किनारे जाती है, लेकिन उसका बहाव इतना ज़्यादा तेज था कि उसमें वो बह भी सकती है। ऊपर से उसको हाइपोथर्मिया भी हो सकता है
पर अगर वो उस साइड नहीं गई और यहीं जंगल में हमेशा के लिए फंस जाएगी तो यहीं वो जंगल में हमेशा के लिए फंस जाएगी और एक दिन किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाएगी। यहाँ लरीसा नदी को पार करने का सोच लेती है, क्योंकि इसे बिना कोशिश करे तो नहीं मरना। पानी में जाते ही उसे ठंड लगना शुरू हो जाती है। उसके बहाव की वजह से वो उसी की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगती है। लेकिन वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी, एक लकड़ी का टुकड़ा मिल जाता है जिसके सहारे वो उस किनारे तक आ जाती है। फिर उस कॉकपिट में जाती है। दोनों ही पायलट्स की बहुत बुरी तरह से मौत हो गई थी, पर उसे वहाँ पर एक फ्लेयर मिलती है जो उसके काम आ सकती है। इसीलिए एक तो वहीं शूट कर देती है इसी उम्मीद में कि शायद कोई देख लेगा, लेकिन वो वेस्ट हो जाती है क्योंकि उसके फ्लेयर को कोई नहीं देखता। इसीलिए वो दूसरी वाली को बचा लेती है और सही मौके पर उसका इस्तेमाल करने का सोचती है। वहीं दूसरी ओर हम लारिसा के डैड को देखते हैं जो कहते हैं कि मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कुछ बताने को तैयार ही नहीं है असल में उस एयरक्राफ्ट के साथ क्या हुआ। लेकिन हाँ, जिस एरिया में वो लैंड होने वाला था वहाँ का कमांडर मेरा स्कूल का दोस्त दिमित्री है। हमें उसके पास जाना होगा, शायद उसे कुछ पता होगा। इसीलिए ये लोग कार लेकर निकल जाते हैं, पर इन्हें बीच में ही रोक दिया जाता है क्योंकि किसी को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं है और इन्हें कैसे भी करके वहाँ पहुँचना ही होगा। तो वो उस बैरियर को तोड़ देते हैं और कार को भगाकर दिमित्री के पास पहुँच जाते हैं। वो जॉनी को देखकर पहचान जाता है। देन जैनी बोलती है कि क्या हुआ, उस प्लेन को कोई हमें कुछ बता क्यों नहीं रहा, हमारे बच्चे हैं उसमें, वो दोनों हनीमून मनाने के लिए जा रहे थे, प्लीज़ हमें बता दो। तब काजी बताता है कि दरअसल वो प्लेन क्रैश हो चुका है जंगल में 2 दिन पहले और हमें वहाँ से काफ़ी लाशें मिली है, किसी की जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ये सुनकर जैनी रोना शुरू कर देती है। उसे शुरू से यकीन था कि ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। वो काजी से कहती है कि मुझे यकीन है मेरे बच्चे जिंदा होंगे, तुम उन्हें ढूंढने क्यों नहीं जाते। प्लेन बहुत ऊपर से गिरा था, जो सुनकर जानी उसको लरीना की फ़ोटो दिखाते हुए कहती है कि तुम खुद को हमारी जगह पर रख कर देखो, अगर तुम्हारी बेटी या बेटा वहाँ फंसे होते तो तुम यही कहते। काजी को उस पर तरस आ जाता है, इसीलिए वो कहता है कि ठीक है हम उन्हें ढूंढेंगे, लेकिन तब तक आपको यहीं रहना होगा। उनके जाने के बाद दिमित्री बताता है कि वो बंदा मेरे स्कूल का दोस्त है, इसीलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। जो सुनकर काजी कहता है कि जब मैं पहले दिन सर्च पर गया था तो मुझे वहाँ पर एक लड़की दिखी थी जो शायद कोई पैसेंजर होगी, ऐसे और भी लोगों को जिंदा होने की उम्मीद हो सकती। इसीलिए वो लोग फौरन हेलीकॉप्टर लेकर फिर से निकल जाते हैं। उधर जंगल में अब लरीसा के अंदर जान खत्म सी हो गई थी, उसके अंदर और जीने की उम्मीद अब नहीं थी और इसीलिए वो खुद एक पास रखे एक प्लास्टिक बैग से अपना दम घोटने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में वो रुक जाती है। अभी भी कहीं ना कहीं किसी कोने में उसे उम्मीद नजर आ रही थी, कोई ना कोई तो ज़रूर होगा जो उसे बचाने के लिए आएगा। इसीलिए वो फिर से खड़ी होती है और अपने पैरों पर थोड़ी दूर जाने लगती है, पर उसको एक बैग मिलता है जिसको खोलने पर उसे पता चल जाता है कि यह मार्टिन का है, क्योंकि उसके अंदर उसके बनाए हुए बहुत सारे स्केचेस थे और कुछ फोटोज भी उन दोनों की, जो देखकर उसके अंदर हिम्मत आ जाती है कि वो थोड़े दिन और यहाँ पर सरवाइव तो कर ही सकती है। एक उम्मीद उसके अंदर जाग चुकी थी, खुद के लिए नहीं तो कम से कम मार्टिन के लिए। देन वो अपने जख्मों को साफ करती है जो कि अब सड़ चुके थे। उसके पैर बड़े जख्म के आसपास कीड़े पड़ चुके थे, लेकिन वो फिर भी उसको कपड़ों से बांध कर तैयार होती है। पर आगे जाकर उसका दिल टूट जाता है क्योंकि वहां पर उसे मार्टिन की लाश दिखती है। वो अब मर चुका था, पर लरीसा को लगता है कि वो अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो उसे गले से लगा लेती है और बातें करना शुरू कर देती है। मार्टिन पूछता है कि क्या तुमने मेरी ड्राइंग देखी, तो लरीसा कहती है कि हाँ वो बहुत खूबसूरत है। तभी वो रियलिटी में आती है और मार्टिन की मौत को रियलाइज़ करती है, जिसके सर में चोट लगने के कारण उसकी मौत हुई थी। उसकी ऐसी हालत को देखकर वो ज़ोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है, जिससे आप बेइंतहा प्यार करते हैं और वो आपके सामने मरा हो तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि उसकी हालत क्या होगी। वहीं दूसरी ओर सर्चिंग चालू हो गई है। वो लोग उसी जगह पर लैंड करते हैं जहाँ पर उस प्लेन का कॉकपिट था। वहीं दिमित्री को फ्लेयर की कारतूस मिलती है, जिसको सूंघने पर पता चलता है कि इसको ज़्यादा देर नहीं हुआ चलाए हुए। इधर जब लरीसा हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनती है तो हिम्मत करके खड़ी होती है और मार्टिन को अलविदा कहती है, क्योंकि उसे उसके लिए जीना ही होगा। अगर वो भी होता तो यही कहता। इसीलिए वो उसको वहीं छोड़कर वहाँ से ऊपर आती और अपने कांपते हुए हाथों से जैसे तैसे करके तिरछी उस आखिरी फ्लेयर को शूट करती है, जो कि फाइनली दिमित्री देख लेता और उसके स्मोक को फॉलो करके वो आखिरकार लरीसा के पास पहुंच ही जाता है, जो उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और पूछती है कि क्या ये हकीकत है। तो दिमित्री कहता है कि हाँ ये सच है, तुम बच गई। दिन वो लोग उसे फ़ौरन हेलीकॉप्टर लेकर आते हैं। हेलीकॉप्टर में लेकर आते हैं और वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। जब लरीसा विंडो से नीचे देखती है तो उसको वहाँ पर मार्टिन दिखता है, जो उसको अलविदा कह रहा था। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी जो ये बयां कर रही थी कि उसे बहादुर लड़की उसने कभी नहीं देखी।
इतनी मुश्किलों के बावजूद भी उसने खुद को जिंदा रखा और यही बहादुरी की निशानी है। कभी कभी आपको गड्ढों में गिरना पड़ता है, तभी आप नेशनल हाईवे तक पहुंच पाते हैं। यानी कि खुद को मजबूत बनाने के लिए हालातों से लड़ना सीखिए। अगर आप भागते रहेंगे तो बस जिंदगी भी आपको भगाती रहेगी। वो कितनी खुश होकर यहाँ पर आई थी, लेकिन रोते हुए यहाँ से जा रही है। और आखिर में हम असली लरीसा को देखते हैं, जो हमें बता रही है कि उसने जो कुछ भी झेला उन दिनों वो उसकी ज़िंदगी का सबसे कठिन दिनों में से एक था। आखिर में हम लरीसा को देखते हैं जो हमें बता रही है कि उसने जो कुछ भी झेला उन दिनों वो उसकी ज़िंदगी का सबसे कठिन दिनों में से एक था। पर उसके दिल में आज भी मार्टिन के लिए जगह खाली है और हमेशा रहेगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।